अब शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं आज के हमारे फर्स्ट सेगमेंट का, जिसमें कि हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। वो स्टॉक जो कि गूगल में ट्रेंड कर रहे हैं, वो स्टॉक्स जहां पर खबरों के चलते जो अनयूजुअल मूव देखने को मिल रहे हैं, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और उन स्टॉक्स पे भी जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। हमारे चैट बॉक्स के अंदर जो बड़ी बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं, उनमें से भी जहां पे ज़्यादा सवाल आते हुए दिखाई देंगे, कुछ एक सवाल उनमें से जो है हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस स्टॉक्स पे बातचीत करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं हम ट्रेंड को लेकर के। ट्रेंड के सर रिजल्ट तो उतने ख़राब नहीं थे। अविनाश सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे, क्या टिप्पणी रहेगी? क्या जरा स्क्रीन पर हम लेकर के आते हैं नतीजे। और 11% के आसपास कंपनी का मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। और हाँ, ये आ गया स्क्रीन पर। और रेवेन्यू जो है वो करीब 16% बढ़ा है। एबिटा में अच्छा इंप्रूवमेंट है। क्या बाजार और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था? मतलब आपकी टिप्पणी क्या है आज के जो इस समय माहौल देखने को मिल रहा है शेयर प्राइस को लेकर के? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ट्रेंड को लेकर के? 7% नीचे। नहीं, देखिए विपुल, एक बात तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में उम्मीदें बहुत होती है और जो भी कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करता है, अगर अच्छा भी होता है तब मार्केट को वो पसंद इसलिए नहीं आते क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो उसी से कहीं से ज्यादा होती है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए 11% का प्रॉफिट ग्रोथ, 25-26% का इबिटा ग्रोथ, ये कोई खराब नंबर नहीं है। और आपको एक बात समझना चाहिए कि ट्रेंड एक बहुत बड़े बेस के ऊपर अभी काम कर रहा है। ऐसा नहीं कंपनी की बहुत छोटा बेस है। तो जब बेस छोटा होता है तब परसेंटेज ग्रोथ बड़ा होता है, जब बेस बड़ा होता है तब आपको ऐसे परसेंटेज से ही जाना है। और मुझे लगता है कि मार्केट का उम्मीद था कि प्रॉफिट कम से कम 15-20% ग्रो करेगा, आया करीबन 11%। तो उसलिए थोड़ी बहुत बिकवाली आपको देखने को मिली, बट मुझे नहीं लगता है कि बिकवाली कोई बड़ी होगी या कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ होगा। मुझे लगता है कि जिन लोगों को खरीदना है, मान के चलिए अगर और थोड़ा गिरता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ऐसी कंपनी है जो अगले 2-3 साल के लिए काफी वेल पोजिशन्ड है। ये ऐसा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अगर हम देख के कंपनी का एनालिसिस करें तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें कोई बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो आपको अगर नजरिया साल 1.5 साल का रखना है तो कमजोरी में ऐसे ब्लू चिप्स अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करिए। ये आपको बहुत अच्छा पैसा अगले 1.5 साल में बना के देंगे, बट इसमें थोड़ा सा टाइम और पेशेंस आपको रखना है। वैसे यह बात आपने सही कही। बहुत सारे शेयर में हमने देखा इस बार कि नतीजों के बाद गिरे और अगले दिन रिकवरी आ गई। कुछ में 1-2 दिन रुक करके काफ़ी तेज़ रिकवरी आती हुई दिखाई दी। तो नतीजे उतने ख़राब नहीं हैं, ये बात सही है। एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरे उतरे, वो एक अलग विषय हो सकता है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और जहां पर कि लगातार जो है धुआंधार नतीजे जो देखने को मिल रहे हैं आजकल, तो वही ट्रेंड सेट कर रहे हैं। तो प्रदीप जी के लिए हम लेकर के आएंगे न्यू एज स्टॉक्स नायका। नायका में अगर हम देखें तो 4.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। मतलब जब ये आए थे, लिस्ट हुए थे, बहुत सारे कंसर्न देखने को मिल रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, मार्जिन्स को लेकर के, लेकिन सबने, मतलब उस दौर की जितनी कंपनियां थी, सबने अपनी जो है मुनाफा बढ़ाने पे काम किया है। और आप देखिए प्रॉफिट जो है 245% बढ़ करके अब वो 34 करोड़ पहुंच चुका है 10 करोड़ के मुकाबले। रेवेन्यू में 25.1% की ग्रोथ देखने को मिली है, 2346 करोड़ रुपए। एबिटा जो है 53.4% बढ़ा है, 159 करोड़ रुपए। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, 5.5 से बढ़ के अब 6.25 हो गया है। प्रदीप सर, रिजल्ट्स एटलीस्ट जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और कोशिश यहाँ पर हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके ये तमाम न्यू एज कंपनियाँ बेहतर रिजल्ट्स पोस्ट कर रही हैं। क्या यहाँ से तस्वीर बदलेगी नायका की? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट 230 के ऊपर इसके ब्रेकआउट भी आया था और सस्टेन हो रहा है। ऐसा चार्ट सिमिलर पैटर्न है पेटीएम के साथ भी। और मुझे लगता है कि ये जो अभी 257 का प्राइस चल रहा है, ये कंटिन्यू होके एटलीस्ट आपको 295-300 तक जाना चाहिए। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 305 के आसपास है, 305। तो बिल्कुल अगर किसी का बाइंग ऑलरेडी यहाँ पे है तो आप बने रहिए 300 ऑन द वे। और यहाँ पे, और क्योंकि रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ चुका है, तो मुझे लगता है कि हाई पॉसिबिलिटीज है एक बार आपको 300 दिख जाएगा जी। एक बार 300 दिख जाएगा। चलिए अब जो है, चूँकि अभी 2-4 मिनट में सर को निकलना है, अविनाश सर को, तो उनके जाने से पहले ज़रा लेंसकार्ट पे अगर बात ना हो तो फिर मज़ा अधूरा रह जाएगा। तो लेंसकार्ट की लिस्टिंग हुई है, सुस्त लिस्टिंग हुई है, 3% के आसपास के डिस्काउंट पर लिस्टिंग देखने को मिली है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि जिन लोगों ने जोर का झटका यहाँ पर लगा है,
ये प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है। ज़ोरदार रिस्पांस, 28 गुना सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन उसके बावजूद डिस्काउंट पर लिस्ट हुए शेयर। सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से इसको लेकर के बात हुई, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अपने आप में अद्भुत देखने को मिला। आईपीओ को लेकर के इस तरह का इमोशनल टिप्पणियाँ और तमाम चीज़ें, एक्सपर्ट तक को ट्रोल किया गया। अब क्या करना चाहिए सर? 402 का इशू प्राइस था, 395 के आसपास लिस्ट हुआ है, 3% के डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है। क्या आपको लगता है कि चूंकि 28 गुना जो है ये सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, तो बहुत लोगों को के पैसे बने, आईपीओ मिला नहीं होगा? क्या इस भाव पे लिया जा सकता है? अविनाश सर, आपकी टिप्पणी लिस्टिंग को लेकर के भी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए जो सिचुएशन ओला इलेक्ट्रिक में हुआ था, आपको शायद पता होगा, ओला इलेक्ट्रिक 60 रुपए में इशू हुआ था, उसके बाद वो 120 रुपया हो गया, और उसके बाद 120 में रिटेल अटक गई, और उसके बाद वापस शेयर 50 रुपया हो गया। तो मुझे तो लगता है कि लेंसकार्ट में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि रिटेल का तो वैसे भी बहुत कम कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल शेयर होल्डिंग में। सारे शेयर्स तो म्यूचुअल फंड और एफआईएस के पास में है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे शेयर डाले हैं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी खिंचाई हो, क्योंकि देखिए नंबर जो दिसंबर क्वार्टर के आएंगे वो मेरे ख्याल से अच्छे ही आएंगे, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि नंबर अच्छा नहीं दिखाएंगे तो शेयर चलेगा नहीं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक चले, लेकिन ये वैल्यूएशंस पे भी स्टॉक काफी महंगा है। देखिए, आपको ऐसे शेयर पे सिर्फ एक मोमेंटम राइड करना है। जो रियल इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी वो कम से कम 3-4 क्वार्टर के नंबर्स के बाद हमको पता चलेगा कि क्या ग्रोथ है, किस प्रकार का मार्जिन इंप्रूवमेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो डेफिनेटली इसमें एक पोजीशन ले सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए अभी फिलहाल मेरे ख्याल से रुकना चाहिए, अभी कोई जल्दबाजी ना करें। अच्छा, नहीं, आपने कहा शॉर्ट टर्म वाले क्या कर सकते हैं? कुछ पोजीशन ले सकते हैं, मतलब कुछ पोजीशन निकाल सकते हैं क्या? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये वैसे ही काम करेगा जैसे ओला इलेक्ट्रिक ने किया है। इनफैक्ट आप प्रदीप जी से पूछिए, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 60 रुपए में लिस्ट किया था, उसके बाद वो कैसे 120 रुपए तक गया, और उसके बाद कैसे बिकवा लिया है। तो आई थिंक वो टेक्निकली आपको शायद अच्छी तरह से समझा पाएंगे। नहीं, मुझे समझ में तो सर ओला को लेकर के तो इतनी ज़्यादा टिप्पणियां रहीं। जब 120 पे बोला जा रहा था कि अब मत खरीदिए, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा आपको कुछ आता नहीं है, 150 जाएगा, फिर किसी ने बोला दिवाली तक 200 हो जाएगा, और उसके बाद से फिर अभी तक लोग सवाल पूछते रहते हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा। तो अब तो भाई अब तो लोग 48 रुपये पे भी 10 रुपये की बात करने लगे हैं। तो ये सब अलग अलग टिप्पणियाँ आती हैं। प्रदीप सर, आपकी लेंसकार्ट को लेकर के कोई विशेष टिप्पणी रहेगी? सर, जैसे कि अविनाश जी ने ऑलरेडी बताया, मेरा भी सेम व्यू है, बहुत ओवर वैल्यूएशन है। एंड कहीं ना कहीं अगर अभी बाई करना है, मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से बहुत ओवर वैल्यूएशन है, बहुत प्राइस अभी महंगा लग रहा है मुझे। एक बार 2-3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता देखेंगे भी तो थोड़ा टेक्निकली यहाँ पे जो है डेटा समझ में आएगा। लेकिन आज ही लिस्टिंग हुआ है, 1 घंटा ही हुआ है। लिस्टिंग गेन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट को समझ में आया है, मार्केट ने इसीलिए जो है, जो भी मैं देख रहा था आज से 3-4 दिन पहले, थोड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, उतना भी लिस्टिंग हो नहीं पाया। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का एक मौका है। और प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं सर, अब तो हाँ, नुकसान बुकिंग मतलब का। जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको एक बार बुक करने का सलाह दूंगा। मतलब प्रॉफिट बुकिंग मींस मैं अलॉटमेंट में जिनको मिला है उनको मैं एक बार एग्जिट करने का यहाँ पे करेंट जोन से सलाह दूंगा, क्योंकि एक बार घूम फिर के नीचे आएगा तो बाद में आपको वैल्यूएशन मिलेगा। लेकिन अभी इतना ओवर महंगा खरीदने का कोई मतलब नहीं होगा। तो मेरी तरफ से पूरा क्लियर कट ना है। चलिए, अविनाश सर से पहले डिस्क्लोजर ले लिया जाए, उनको जाना है कहीं। अविनाश सर, क्या कुछ डिस्क्लोजर रहेगा आपका, और कुछ जाते जाते कुछ सलाह मशवरा, कुछ खरीदने वरीदने के लिए कुछ देंगे सर? नहीं, देखिए, हमको तो हमने जैसे आपको कहा है कि ऐसे बाजार में आपको वही कंपनीज देखनी है जहाँ पे कैश फ्लो अच्छा है। हमको चैलेट होटल्स अच्छा लग रहा है, लेमन ट्री अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि देखिए ये ऐसे मौके हैं जो ऐसे बाजार में भी आपको स्लोली एसआईपी से एक्यूमुलेट कर सकते हो। और रही बात डिस्क्लोजर की, तो विपुल देखो, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे बात की है, हमारे क्लाइंट्स को शायद हमने ये स्टॉक्स रेकमेंड भी किए होंगे। बाकी पर्सनल होल्डिंग मेरी कोई नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी शेयर्स जो मैंने अभी आज शो पे कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी भी जुड़ रहे हैं, और आज वोडाफोन के नतीजे भी हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले एक आध और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर ज़रा बात कर लेते हैं। सर, ज़रा एलजी के चार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। आज ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड में गूगल के आता हुआ ये एलजी का शेयर जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि शेयर में कोई खास मोमेंटम नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपकी टिप्पणी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के अभी क्या रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या टिप्पणी सर? सर देखिए, आईपीओ आने के बाद हमने देखा बहुत ज़बरदस्त बढ़िया आईपीओ आया था। उसके बाद स्टॉक परफॉर्मेंस अभी नहीं हो रहा है, और हर कोई कंपनी में हम यही देखते हैं कि आईपीओ होने के बाद थोड़ा बहुत सुस्त रहता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है शॉर्ट टर्म में, एक बार उनका तो स्टॉप लॉस मैंने दिया था 1625 1620 के आसपास, तो उसके नीचे भी अभी चल रहा है। तो फ्रेश पोजीशन मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। एकदम आप 4 साल 5 साल वाले हो इन्वेस्टर्स तो फिर आप बने रहो, बाकी अभी भी यहाँ पे फ्रेश पोजीशन नहीं बनाया जा सकता है जी। अभी फ्रेश पोजीशन बनाने से बने, जिनके पास है वो क्या करें सर? जिनके पास है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि नहीं चलेगा। लेंस कार्ड देखा आपने, क्या कैसा लग रहा है? और ये जो सुस्त लिस्टिंग हुई है, क्या अभी खरीद सकते हैं? और अभी आप जो एग्जिट पोल वाली बात कर रहे थे ना, ऐसा होगा वैसा होगा, अभी अविनाश गोरखकर जी थे हमारे साथ, मतलब वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए और उन्होंने स्पष्टली बोला कि इंडिया आ रही है, और उन्होंने साफ साफ बोला, मतलब मैंने कहा भी कि मतलब इस तरीके से करने लगे कि नहीं मुझे ऐसा लगता है, और बाजार उसी की वजह से रिकवरी आ जा रही है। तो अब कल का एग्जिट पोल देखते हैं क्या होता है, तो उस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन लेंस कार्ड पे सर जी। सर लेंस कार्ट में देखिए, लेंस कार्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होना था। इनफैक्ट सर मैं समझता हूँ लेंस कार्ट ने ना एक और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। एक ब्रोकरेज हाउस का बिफोर लिस्टिंग एक इनके ऊपर रेटिंग आ गई थी, और 335 340 के टारगेट्स भी दे दिए थे, सेल रेटिंग दे दी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो मैं समझता हूँ भारतीय शेयर बाजार की हिस्ट्री में पहला शेयर बन गया है जो बेचारा लिस्ट भी नहीं हुआ था और इसके अंडर वेट की कॉल दे दी गई थी। अब सर देखिए बहुत क्लोजली आप इसको स्टडी करिए, 395 पे खुला, 356.10 का इसने लोअर लेवल बनाया, मैं एनएससी की बात कर रहा हूं आपसे, और 404.90 रुपए इस लेवल पे ये जाके बैठा है। अब जिनके पास है, जिन्होंने ट्रेडिंग बेट के तौर पे या लिस्टिंग गेन्स के लिए लिया था, उनको तो कोई अपॉर्चुनिटी मिली है नहीं, ड्यूरिंग द डे मिले, आप इसको बुक कर सकते हैं। अब बात आ जाती है सर उन लोगों की जो इसमें इन्वेस्टेड है। और सर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके सेकेंडरी मार्केट में एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है नहीं आ रहा, वो एक सेकेंडरी बात हो जाती है, मगर आईपीओ मार्केट में और स्टॉक्स लाइक लेंसकार्ट, सारे के सारे बड़े फंड हाउसेस, सारे मेजर एफआईआईस का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिला था। मेरे लिए एक ही सरप्राइजिंग बात होती है कि आप जब आईपीओ में पैसा डाल देते हैं, उसके बाद जब वो लिस्टिंग में आपको डिस्काउंट में मिलता है आप उसमें पैसा क्यों नहीं डालते, वो एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। मगर जिन्होंने इसको ले रखा है एज अ पोजिशनल कॉल मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मैं कहूंगा बिल्कुल आप इन्वेस्टेड रहे। एक नी जर्क रिएक्शन था और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, मतलब टू माय सरप्राइज मैं इतना ज्यादा तो डाउनसाइड ही नहीं देख रहा था जो इसने दिखा दिया है, वो देखने को मिला। बट बिजनेस अच्छा है, और मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, अगर रिस्क एपेटाइट है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो बने रहें। और जिनको लिस्टिंग गेन्स का था, अभी आपको ड्यूरिंग द डे जब भी मिलती है कर लीजिए। मगर हाँ एक चीज है, अब जिस तरीके से इसने वॉल्यूम कर लिया है, लिस्टिंग गेन्स वालों के लिए मैं एक चीज सुझाना चाहूंगा, 386 रुपए के नीचे अगर ये आपको आज ट्रेड करता हुआ दिखता है 10 15 20 मिनट, तो हो सकता है कि फिर ये और वापस नए लो की तरफ जाए। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। अभी इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू प्रिडिक्ट कि ये ऊंट किस करवट जाके बैठेगा। चलिए ठीक है, ले हो गई लेंसकार्ट को लेकर के बातचीत, थोड़ा सा स्पष्टता अभी आनी बाकी है, लोग अभी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, करें तो करें क्या। चलिए इस बीच जो है फटाफट जो है अब शेयरों पे बात करते हैं, काफ़ी सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स बाकी हैं। प्रदीप सर ज़रा देखिए एक बार के लिए कि अभी एल&टी फाइनेंस में क्या करें। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है, 300 के आसपास चल रहा है, बीच में एक अच्छी रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिली थी, बीते 4-5 दिनों में 6-7% चला है, आज सुस्त है। बीते एक महीने में अगर हम देखें 18% से ज़्यादा की रिकवरी रही है। क्या अभी भी खरीद सकते हैं 300 के आसपास? सर मुझे लगता है कि अभी बाई नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी स्टॉक बहुत चला है, और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक बार आपको अगेन 280 275 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देंगे। उस लेवल पे आके अगर आता है देन आपको बाई करना चाहिए। अभी बहुत ऊपर वैल्यूएशन मुझे लग रहा है। अगर किसी का लॉन्ग टर्म भी व्यू है तो भी मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बहुत चल चुका है और स्टॉक ऑलमोस्ट 200 से भाग रहा है, लगातार नॉन स्टॉप परफॉर्म करके अभी 307-8 का हाई भी लगाया, 302 के आसपास है। मुझे लगता है कि एक बार अगर आपका नेक्स्ट 6 महीने का व्यू है, क्योंकि हम बात करते हैं बाद में लोग नीचे आ जाता है तो उनको नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत हाई ले लेता है। तो या तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके जाइए, या तो पूरा प्रॉफिट बुक करके जाइए, आपको अगेन 275 270 पे स्टॉक मिलेंगे जी।
चलिए ठीक। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और इसका थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि क्योंकि रचित जी जरा बताइए क्या करें, और आप दोनों ही पॉजिटिव हैं अब तो। सुजलॉन जरा इसके ग्राफिक्स भी हमारे पास होंगे और आज के ट्रेंड में शामिल है सर। फिलहाल के लिए 57-58 रुपये पे। और सर इस बार के छोटे शेयरों पे एक दो टिप्पणियाँ भी आई थी इसको लेकर के, बोला था 68 चला जाएगा, नहीं गया। खैर सर वो मैं क्लैरिफाइ करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 12 दिसंबर को जो है आपसे एक महीने बाद जो है इक्विटी शेयर धारकों को लेकर के एक इन्वेस्टर मीट होने वाली है। इनकी रीऑर्गेनाइजेशन रिजर्व के रिक्लासिफिकेशन प्रस्ताव पर विचार होता हुआ दिखाई देगा। तो बोर्ड बूटिंग की खबर यहाँ पर निकल करके आई है, नेक्स्ट मंथ होनी है। NCLT अहमदाबाद बेंच के आदेश पर जो है ये बैठक बुलाई गई है। 57.63 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। आज आधे % के आसपास की अभी बढ़त बनी हुई है। क्या टिप्पणी रहेगी सर सुजलॉन को लेकर के, अभी क्या करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर सुजलॉन को लेकर के मौजूद है। सर देखिए बहुत बेसिक बात कर लेते हैं, और जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उस दिन फॉर्चुनेटली आपके शो में हम जुड़े हुए थे और रिजल्ट्स ही हमने ब्रेकिंग करी थी, उस पर डिस्कस भी किया था। एक सर चीज बोलना चाहूंगा, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, फोर्थ नाइट। वो 4 रातें नहीं होता है सर, फोर्थ नाइट होता है 15 दिन, 2 हफ्ता और 10 ट्रेडिंग सेशन। वो मतलब क्लियर होना चाहिए सर। मतलब वो दर्शक जो एक कमेंट्री आई थी ना, मुझे लगा शायद वो कंफ्यूजन में है। 4 समझ के मतलब जो है उनको लगा कि 4। हाँ, तो एक चीज तो वो है सर, वो चीज पे थोड़ा सा गौर कर लें। और रिजल्ट जिस दिन आया था हमने डिस्कस किया था, 2 लेवल्स दिए थे सर। मैंने आपको कहा था 50% यहां पोजीशन बनाएंगे, 50% बनाएंगे जब ये 54 लेवल्स पे आएगा या फिर ये 66 को ब्रीच करे। ये 2 लेवल्स आपको दे दिए गए थे, तो अभी भी आपने 50% पोजीशन ही बनाई है। और जहां तक बात है कि मैं झूठ बोलता हूं, देखिए झूठ बोल के मैं कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि सारी चीजें ना ऑन रिकॉर्ड से रहती हैं। तो हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो, बट ऐसा तो मत बोलिए कि मैं झूठ बोलता हूं। और सर अब हम बात कर लेते हैं सुजलॉन की। देखिए बिल्कुल इन लाइन ही है जिस तरीके का मूवमेंट हम बात कर रहे थे आफ्टर द रिजल्ट्स। अभी मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। और बार बार हम एक बात कह रहे हैं सर, 60 रुपए का क्रॉस करके इसको प्रॉपर क्लोजिंग करना 1 से 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम रिजल्ट के पहले भी बोल रहे थे, रिजल्ट के बाद भी बोल रहे हैं। जब तक वो नहीं होता है तब तक फ्रेश अपसाइड नहीं आएगा। मुझे ये 54-52 लेवल्स के नीचे नहीं जाता हुआ दिखता है। और अब वापस इसने चार्टिकल पैटर्न्स बदले हैं सर। पहले मैं आपको 60 के बाद 66 का लेवल दे रहा था, अब 60 के बाद वापस 70 के लेवल ये दिखा रहा है। इसमें सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल सही है, सब दर्शक समझते भी हैं और हमारा रिलेशनशिप भी ऐसा ही है कि मैं और प्रदीप भाई ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर है। और सर इस पे ना एक चीज है, प्रदीप भाई अपनी कॉल्स देते हैं, मैं अपनी कॉल्स देता हूं। प्रदीप भाई की कॉल्स का मुझे आप जो बेनिफिट दे रहे हैं वो ना दे। वो कॉल जो देते हैं वो उनकी अलग होती है, मेरी अलग होती है। सर प्रदीप भाई की भी ना 2-3 कॉल्स में बोल दिया था कि आपने इस पे भी बोला था, अब क्या होगा, वो मैंने नहीं बोला था, वो प्रदीप भाई ने बोला था। तो ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मेंटेन करिए। चलिए कोई बात नहीं सर, जब आप ऐसा थोड़ी सारी मतलब अब इतना आप लोग साथ में रहते हैं तो बड़े भाई छोटे भाई का क्रेडिट तो मिलता ही रहता है। चलिए तो ये बात सुजलॉन को लेकर के 30 सेकंड में अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहें प्रदीप सर तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का ही इस पर जो है काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपको जरा इस पर टिप्पणी दें, मैं तब तक दूसरा शेयर बताता हूँ। जी सर। सर देखिए मैंने 51-52 में बताया, 59-60 तक गया, रिजल्ट भी मोटा मोटा अच्छा ही आया। इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये फिर से 51 नहीं जाएगा। फिर से 51 आता है तो थोड़ा स्टैगर मैनर पे इसको बाई ऑन डीप करते रहिए। ट्रेडिंग करने का कोई जरूरत नहीं, टारगेट एक ही है, दिवाली टू दिवाली 74। स्टॉप लॉस जो मैंने बताया था 42-43 के आसपास, वही सेम मेंटेन करके आपको चलना है। अगर आप बोलेंगे कि सर अभी मुझे पैसा डालना है, अभी डालना है, तो 20-30% निवेश कीजिए, बाकी का 54, 53, 51 पार्ट में होना चाहिए। और यही एक फंड मैनेजर का स्टाइल होता है। सो मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी ये अडाप्ट कर लेना चाहिए। जी चलिए इस बीच हमारे गौरव जी एक नए प्राइम मेंबर बने हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका गौरव जी नई मेंबरशिप के लिए। वेलकम टू द फैमिली। आप लोग ऐसे ही अपनी संख्या बल को बढ़ाते रहिए। चलिए अगली टिप्पणी लेंगे हम आर पावर को लेकर के। आर पावर भी आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है और अभी हालांकि रिकवरी के मोड में है, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न और हमने जो है इस पर बातचीत भी की थी छोटे शेयरों को लेकर के, और कहा था प्रदीप जी रचित जी ने कि अब इस पे से अगर बाहर निकल जाए तो बेहतर है। सर काफ़ी वॉलेटाइल है, अपने बयान में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे आप आर पावर को लेकर के?
नहीं सर, मैं वापस एक ही चीज कहूंगा, इसके लिए डिसाइडिंग लेवल एक ही है। 42 रुपए 50 पैसे से 43 रुपए कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं। जिस दिन सुसुलोन के रिजल्ट की बात करी थी तब भी हमने ये कहा था कि इसके नीचे मेंटेन करेगा तो डाउनसाइड आपको और आता हुआ दिख सकता है। और इसमें सर एक और चीज है, बहुत सारी ना न्यूज अब आती जा रही है, टाइम एंड अगेन आती जा रही है, और ये मैं समझता नहीं हूं कि अभी ये रुकेगी। तो जिन लोगों ने हमारी वो कमेंट्री सुनी थी और एग्जिट कर गए थे उनके लिए तो ठीक है, अभी हमें री एंट्री नहीं करनी है, फॉर द टाइम बीइंग हम दूर रहेंगे। जिन्होंने नहीं करी थी उनको हायर लेवल्स पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर एक बार उसको बुक कर ले, तो वो बेटर रहेगा। चलिए, ये बात जो है आर पावर को लेकर के निकल करके आती हुई। और इसके अलावा आज के एक और ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो कि लगातार ट्रेंड में बना हुआ है वो है टाटा मोटर्स। आज अच्छे ट्रेंड में, एक तो बजाज ऑटो के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा माहौल फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर? टाटा मोटर्स लंबे समय से एक दायरे में है, वही 400 सवा 400 और नीचे की तरफ वही। इटली की सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी नक्को के अधिग्रहण का रास्ता जो है वो साफ हुआ है। तो एक्विजिशन की नई एक्विजिशन की तैयारी में जो है यहाँ पर कंपनी, इटली सरकार ने टाटा मोटर्स को बेचने के लिए सशर्त मंजूरी दे दी गई है। टाटा मोटर्स के एक्विजिशन के लिए मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। $4.36 बिलियन में जो है ये कंपनी खरीदी जाएगी। ये अपडेट्स यहाँ पर निकल के आई है टाटा मोटर्स को लेकर के। आज भी कोई बहुत तेज़ी नहीं है, आधे फीसद के आसपास की मजबूती, रेंज से बाहर नहीं गया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, टाटा मोटर्स में देखिए, बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हमने देखा है, बहुत टाइम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं चल रहा था, लेकिन हमने पॉजिटिव बोला था, हमने बाय कॉल भी दिया था, तो जब चलना था तभी चला ओवरऑल पीएसयू के साथ। और अभी ऑटो एंड टू व्हीलर फोर व्हीलर आप देखेंगे उतना रैली हो नहीं पा रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इसको अभी भी करना है। 400 से लेके 408 एक ऐसा रेंज फंस चुका है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 15-20 दिन सर अभी भी नहीं चलेगा। तो किसी को अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है और नेक्स्ट 2 से 3 साल का व्यू बनाना है, देन आप करेंट जोन से एक बार बाय करके जा सकते हो। अदरवाइज जिनके पास अभी पोजीशन है आप भी बने रहिए, लेकिन अगर आप 2-1 महीने का प्लान बनाएंगे तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में एंट्री नहीं करना चाहिए। अभी भी ये थोड़ा चलने के लिए टाइम लेगा। जी, ओ फ्रीज हो गए। 445 450 ये जो लेवल रहेगा इसके ऊपर क्लोजिंग के बीच में मोमेंटम पॉसिबल होगा जी। चलिए, ये बात यहाँ पर काफ़ी शानदार सेल्स के नंबर यहाँ पर निकल करके आए हैं। और जो है ये अक्टूबर 2024 से 25, अच्छा वो जंप दिखा रहे हैं, ठीक है। टू व्हीलर्स की बिक्री जो है वो अगर हम देखें तो 51%, थ्री व्हीलर 5.5%, पैसेंजर व्हीकल 11% बढ़ी है, कमर्शियल व्हीकल जो है करीब 18%, 17.18%, ट्रैक्टर्स की बिक्री भी 14% बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो अच्छे नंबर, सेल्स के नंबर जो है वो ऑटो क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। ये जो है नंबर्स यहाँ पर निकल के आते हुए। चलिए जरा वोडाफोन लेकर के आइए जरा फटाफट। वोडाफोन जो है रचित सर के चेहरे पर ऐसे चमक आ जाती है वोडाफोन के नाम पर, अद्भुत। चलिए जरा लेकर के आइए खबर जो है, और वोडाफोन पे क्या कुछ खबरें हैं, पहले खबर लेकर के आ जाइए। अभी फ्लैट बिल्कुल ट्रेड करता हुआ। आपको बता दें कि दूसरी तिमाही के नतीजे आ जाने वाले हैं और घाटे की उम्मीद। जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी तिमाही के नतीजे जो है कंपनी में को जो है 6,823 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हो सकता है। आज नतीजों के पहले ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। और ये भी कहा गया पिछले साल इसी तिमाही में 7,176 करोड़ का घाटा था, तो घाटा घटता हुआ दिखाई दे सकता है, ये कहा गया इस रिपोर्ट में। जून 2025 तिमाही घाटा जो है 6,608 करोड़ रुपए के आसपास का था। और अभी के जो घाटे के का बात कही गई है, साल दर साल के हिसाब से घाटा घट सकता है, ये जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट कह रही है। तो ये फ़िलहाल के लिए अनुमान जो है वो जेएम फाइनेंशियल के आधार पर दिया गया है। सालाना आधार पर जो है 1.7% बढ़ करके आय जो है वो 11,115 करोड़ रुपए हो सकती है। Q1Q में रेवेन्यू जो है करीब 0.8% बढ़ सकता है, ये कहा गया है। आरपू की में भी सुधार की उम्मीद बताई गई है और कंपनी का आरपू 167 रुपये तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। सालाना आधार पर आरपूज में 7% और Q1Q बेसिस के आधार पर 1.2% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर, ये कुछ अंदाजे अनुमान जो है वो वोडाफोन आइडिया को लेकर के जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया पे? आज रिजल्ट्स हैं, कल हो सकता है इस पर अगर मार्केट आवर्स में आ गए तो तुरंत देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज फिर शाम नेक्स्ट डे कल देखने को मिलेगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
सर देखिए, आज ना सुबह इसने एक अपसाइड भी रजिस्टर किया था, और मैं खुश क्यों हो रहा था, क्योंकि सर ये 4-4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी 0.5% नीचे है, बट इतना मैटर नहीं करता, वॉल्यूम मगर बहुत अच्छा है सर। थोड़ा सा इन एस्टिमेट्स को भी आप समझेंगे ना, तो सर घाटा कम होने वाला है। और इसमें एक ही मुझे जो अलाइनिंग पॉइंट लग रहा है, जो हमारे सब दर्शकों को देखना चाहिए, सर आरपू का डिफरेंस देखिए, भारतीय एयरटेल 256, ये बढ़ के 167, मतलब अराउंड 100 रुपीज का एक डिफरेंस है जो इनके रेवेन्यू में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी ये बढ़ा देंगे, बट हाँ, ये प्राइस डिफरेंस जो है ना, इनकी स्टेबिलिटी आने के बाद ये मार्जिन इंक्रीज करने के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिटिंग फैक्टर रहेगा। ये तो हो गया सर एक फंडामेंटल ओवरव्यू, और मैं समझता हूं इन लाइन होगा, थोड़ा सा लॉसेस और कम होते हुए आपको दिखेंगे। अब बात हो जाती है स्टॉक में क्या करना चाहिए। देखिए स्टॉक अगेन रिजल्ट्स अच्छे अच्छे तो क्या ही आ रहे, मतलब लॉस में, बट इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस, या थोड़ा सा भी इंप्रूव होते हुए दिखे तो वापस से 10 रुपए 40 पैसे, 10 रुपए 60 पैसे का भाव, जो कि हमने छोटे शेयर ऊंचे चुलान में भी आपको बोला था, वो आते हुए आपको दिख सकते हैं। और उस पर मेरी हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है कि जितने भी दर्शकों ने लाखों में शेयर ले रखे ना, प्लीज उन लेवल पे जाके अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर लीजिएगा। और अगर इसको मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं, मतलब 1 से 1.5 क्वार्टर के लिए होल्ड करते हैं, तो 12 रुपए का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। 12 रुपये तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्वांटिटी को देखिए। कई सारे लोगों की टिप्पणियां जो रहती हैं 50,000, 70,000, 1 लाख, ऐसे ऐसे सर 5-5 लाख के हैं कमेंट्स, बताइए। 5-5 लाख शेयर। यही मतलब कहा जाए, उसमें अगर 1 रुपये 50 पैसे का भी मतलब मूवमेंट जो है ना, वो फिर आपकी धड़कनें बढ़ा देता है। और हम चाहते नहीं हैं कि इस तरीके से आप लोग इतने टेंशन में रहें। लेकिन इस सब के बीच में ज़रा प्रदीप सर, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? हालांकि आपका व्यू हम सब दर्शकों को पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा इस पर पोजीशन काफ़ी लोगों की है, तो अलग अलग व्यूज़ भी आ जाए। जी सर, संक्षिप्त टिप्पणी। सर मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर्स को खुद डिसीजन लेना चाहिए कि आप कैसे आदमी हो। अगर आपको रिस्क लेना आता है, और रचित सर भी ऑलवेज बताते हैं कि अगर आप वो डिनर का पैसा, अगर आपको ऐसा ज़्यादा नुकसान आप करना नहीं चाहते, मतलब जो पैसा आप लॉस करने में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे पैसे ही आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी यही कह रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी सपोर्ट कर रहा है। एक बार आपको 12-13 टका के ऊपर प्राइस देखने को मिलेगा, और विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 7.50 आपको मेंटेन करना है, जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। अब किसी का अगर बाइंग है 8 रुपीज पे, 8.5 टका पे, फिर भी आपको 7.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और फ्रेश बाई उनको नहीं करना जिनका लॉस होने का मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें बहुत रिस्की है। और ये फंडामेंटल के आधार पे अभी बाई नहीं होगा, ये बेसिकली कुछ अपडेट्स, कुछ उछाल, इमोशंस के आधार पे चलेगा। फ्यूचर में कुछ अच्छा बढ़िया न्यूज़ आएगा, उसके आधार पे चल सकता है। इसी क्षेत्र में रहना है तो भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्सकॉम वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेगा। बाकी वोडाफोन आइडिया एक बार 12-13 टका आपको मिल भी सकता है। चल ठीक है, ये बात यहाँ पर। फटाफट जरा SCI लेकर के आ जाइए। नतीजे आए माफ़ कीजिएगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, और इस पर हम लोगों ने भी छोटे से शेयर में बात की थी और बताया भी था कि रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि तब तक रिजल्ट्स आए नहीं थे। और रिजल्ट्स के बाद सर एक थोड़ा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है एस शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए अंदर। हालांकि प्रॉफिट जो है YOY जो है, अगर हम देखें तो ये एक बार देखना पड़ेगा, प्रॉफिट घटा है शायद, एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या करना चाहिए सर? शिपिंग कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स को देखने के बाद प्रेशर आता हुआ शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आज करीब 4.5-5% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के? प्रॉफिट को अपने दर्शकों को बता दें कि साल दर साल जरा एक बार दिखा दीजिएगा। YOY 35% डाउन है प्रॉफिट, तो वो थोड़ा सा मुझे वही मैंने कहा कि इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। हाँ, ये अब आ गया, 35% डाउन है, 291 करोड़ से घट करके 189 करोड़। जी सर, रशेद सर। सर देखिए, हमने जब कवरेज किया था तो एक बात बहुत क्लियरली बोली थी, क्योंकि हम जब कर रहे थे, आई डिड नॉट मॉनिटर द रिजल्ट्स बिफोर दैट। रिजल्ट्स अगर खराब आएंगे, और सर यही आप देखिए, एक एनालिसिस मान लीजिए या टेक्निकल्स की वैल्यू समझ लीजिए, क्लियरली कहा था अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो 242, 244, 246 रेंज में आपको ये देखने को मिल सकता है। आज का लो देख लीजिए 243.30,
वहां से अब ये इंप्रूव लेवल पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स आर बैड बट कंपनी इज नॉट बैड। आने वाले क्वार्टर्स में आपको ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस भी करती हुई दिखाएगी। मैं समझता हूं कुछ कुछ चीजें थी, कुछ कुछ कारण थे जो अंडर परफॉर्मेंस था, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सर मुझे नहीं लगता कि मतलब एक बात मैं जानना चाह रहा था कि कमेंट्स मैंने कुछ पढ़े थे पहले, उसके पहले मैं आपको इसके लेवल दे देता हूं। ये यहां से मैं समझता हूं आपको एक परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है। और अब जब ये ट्रेड करेगा, जब ये हायर साइड के लिए जब भी चलेगा, तो आपको सबसे पहला लेवल 296 और फिर 316 तक का दिखा सकता है। सर आप एज अ एंकर ही रोल प्ले करते हैं ना, आप कोई एनालिसिस थोड़ा ना देते हैं। बता दीजिए सर, आप जैसा मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर आप? नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं सर कि ये जो कुछ कमेंट्स आए कि आपने एससीए में फंसा दिया, आपने शो में क्या एससीए की बाइक मैं किसी को सर, आप जानते ही नहीं हैं। नहीं, मैं बताता हूँ लास्ट दिन हमने एससीआई पे कॉल भी दिया था, रिजल्ट आ गया तो इसीलिए नीचे आ गया। तो लेकिन अभी मेरा व्यू सर इसमें पॉजिटिव ही है, मतलब अगर आपका शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाला व्यू है तो इसमें पॉजिटिव है। लास्ट आई थिंक फ्राइडे या तो हाँ थर्सडे वो अच्छा अच्छा अच्छा, कॉल भी दिया वो था। एकदम से भागने लगा था। हाँ चलिए चलिए, कोई बात नहीं सर जी। प्रदीप भाई बात वो नहीं है। बात क्या है कि कमेंट ये आया कि विपुल जी ने एससीए में फंसा दिया। मैंने कहा यार ये तो शो देखने लायक हो गया, ये ट्रेडिंग कॉल देने लग गए क्या? मतलब इतने फैसिनेटेड हो गए हैं कि ट्रेडिंग कॉल भी कोई दे बात रहे हैं नहीं। भाई, ये तो मैं समझता नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लैरिटी मैं ले लूं, कल को ऐसा हो गया हो कि मैंने नहीं मिस नहीं कर दिया हो। तो ये जो बात है ना कि आपने फंसा दिया, आपने ट्रेडिंग कॉल दिया सर, फिर तो देखिए आपका गलत है, मतलब आपको ये काम नहीं करना चाहिए। उसमें उसमें एकदम से मोमेंटम आया था। मैंने प्रदीप जी की राय ली थी, प्रदीप जी ने फिर उस पर बताया था कि इट अभी इज कंप्लीटली फाइन सर। रिजल्ट के पहले इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कर रहा था, रिजल्ट अगर इन लाइन आ जाता तो बिल्कुल सर, जो अभी मैं आपको लेवल दे रहा हूं, क्योंकि हमने छोटे शेयर ऊंचे छलांग में बोला है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गए तो आपको ये 300 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो डेफिनेटली वो चीज आप समझें। बट ये बात कि विपुल जी ने फंसा दिया, अरे भाई कॉल देने लग गया, ये पता ही नहीं लगा। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, मुझे लगता है कि 1 मिनट मैं लूंगा इसके लिए। हाँ बेसिकली बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना है लेकिन उनको रिस्क लेना नहीं आता है। तो एट फर्स्ट आपको ये सीखना पड़ेगा कि रिस्क कितना आप ले सकते हो, उसके आधार पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अब सर मेरे पास बहुत अलग अलग जगह से फोन आता है, तो मैंने एक चीज समझा है, ये जो हम ब्रेकआउट्स कॉल देते हैं ना, लोग पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उनका बहुत ज्यादा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं तो जिनका कैपेसिटी नहीं है, उनका व्यू था लॉन्ग टर्म, उनका व्यू था मिड टर्म, तो वो कॉल्स आपके लिए नहीं है। चाहे मैं कॉल्स दे रहा हूँ और अचित जी या कोई भी शॉर्ट टर्म 2-4 दिन 5 दिन इंटरडे का कोई कॉल दे रहा है ना, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है। वो स्टॉक स्पेसिफिक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका व्यू, जैसे कि एससीआई में मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत खराब हुआ है लेकिन लॉन्ग टर्म में या तो हम थोड़ा कंपनी को स्पेसिफिक देखेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगर आज BL 415 से आपको 380 दिखेंगे, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड खराब हो रहा है, लॉन्ग टर्म में नहीं। तो जैसे हम डिस्कशन करते हैं ना, हम शॉर्ट टर्म का सम टाइम शॉर्ट टर्म का बात कर रहे हैं, सम टाइम लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं, तो लोगों को वो आता नहीं है, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मेरा सलाह यही है, जब भी मैं कोई कॉल देता हूं स्पेसिफिक, मैं बता देता हूं ऑलवेज 4-5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। जैसे कि सुजलॉन का मैंने व्यू बताया, 2-4 दिन 5 दिन का नहीं, दिवाली टू दिवाली 1 साल का ही कॉल है। तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म है मिड टर्म है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस आप यूज कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस कटने का चांसेस 99% है। जी। तो वो थोड़ा व्यू लोगों को समझना चाहिए जी। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर अब चूंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस सेगमेंट को यहीं पर तुरंत समाप्त प्रभाव से जो है उसे समाप्त करना होगा। सर एक शेयर अगर आप करना चाह रहे हो, हाँ बताइए सर एसोसिएटेड अल्कोहल, जी। ये भी सर बहुत अभी ट्रेंडिंग और न्यूज में हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी देख रहा था, इसमें थोड़ी बहुत कमेंट्री भी आ रही है। तो सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने अगर 1050 में अपनी पोजीशन बना रखी है तो ये हायर लेवल्स पे भी गया था। अभी गिरा क्यों है उसके पीछे आप एक कारण जान लीजिए। थाईलैंड में आफ्टरनून ड्रिंकिंग पे कुछ उन्होंने बैन लगाने की कोशिश करी है, ये क्या किया है, वो एक न्यूज है जिसपे इसका नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल रहा है, बिकॉज दे हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। तो मेरे हिसाब से कोई वरीसम बात नहीं है। एसोसिएटेड अल्कोहल आज जिस तरीके से इन लेवल्स पे आया है, आप यहां पे भी अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ये न्यूज अगर इंटेंसिफाई भी होती है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 923 रुपए का, उससे नीचे जाता हुआ ये नहीं दिखता। 980 लेवल्स पे तो बहुत बार आया है, रिवर्सल दिखाया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जिनके पास ये पोजीशन है वो बने रह सकते।
इसी के साथ इसको तुरंत समाप्त करते हैं आज के इस विशेष सेगमेंट को।